साथियों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो कि है आदर्श आचार संहिता। जैसा कि आपने खबरों के माध्यम से सुन लिया होगा कि 5 राज्यों में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव की तिथियां घोषित हो गई है। उसके संदर्भ में भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा और इस घोषणा के साथ ही एक जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है आदर्श आचार संहिता का लगना। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके सांगोपांग को हम जानेंगे कि क्या होती है आदर्श आचार संहिता और इसके तहत क्या क्या प्रतिबंध व्यक्ति पे, दलों पे, राजनीतिक दलों पे और जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है उस पे या विभिन्न लोगों पर यह कैसे प्रभाव डालती है। तो आइए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो जैसा कि सबसे पहले आपने सुना, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा 5 राज्यों में चुनाव होने थे, इसकी तिथि आज घोषित हो चुकी है। आप सबसे पहले ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, उत्तराखंड में 70 सीटें, मणिपुर में 60, पंजाब में 117 और गोवा में 40 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं करंट में। और जो इनका बहुमत है, बहुमत आप जानते हैं ठीक 50% या उससे अधिक, 50% से 50 से अधिक 51 भी होता है, 50% से अधिक। तो 403 का जो 50% से एक अधिक जो होता है वो होता है 202। तो इस प्रकार उत्तराखंड में 36, मणिपुर में 31, पंजाब में 59 और गोवा में 21, ये बहुमत है। बहुमत का अर्थ होता है जो दल या जो राजनीतिक दल, जो या राजनीतिक दलों का घटक इस संख्या को प्राप्त कर लेगा उसकी ही सरकार इन राज्यों में बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में 1 चरण यानी कि 14 फरवरी को चुनाव होना है। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च, दो दिन चुनाव होने हैं। और पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को चुनाव होना है। तो 14 फरवरी का अर्थ यह है कि लगभग 20-21 जनवरी के आसपास हमारी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना का अर्थ होता है कि चुनाव आयोग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तिथि निर्धारित करेगा कि आप अपने नामांकन भरिए, उसके बाद नाम वापस लेना चाहते हैं नाम वापस लीजिए, और उसके पश्चात 14 दिन का चुनाव से पूर्व चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है। तो लगभग 1 फरवरी से वो समय दिया जाएगा। तो 30-31 के आसपास डिटेल में 31 के आसपास शायद नाम वापसी की तिथि होगी और उसके पश्चात 1 तारीख से 14 या 13 तारीख तक, 13-14 फरवरी को क्योंकि मतदान है, तो 31 तारीख से 13 फरवरी तक चुनाव प्रचार उत्तराखंड में रहने वाला है। इस बार विशेष जो है वो यह है कि रैलियों पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने कोविड की मद्देनज़र रोक लगाई हुई है। केवल वर्चुअल माध्यम से ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। तो इसका जो लाभ हानि है वो अलग विषय है, उस पर अलग से अगर आप जानना चाहेंगे तो अलग वीडियो पर उस पर बात की जाएगी। किंतु सीधा स्पष्ट है कि जो बड़े घटक दल हैं उनको इससे लाभ होने वाला है और जो छोटे घटक दल हैं उनसे कहीं ना कहीं इन्हें हानि होगी, क्योंकि उनके पास इतना संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो कम संसाधनों में अपनी ऑनलाइन के माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से प्रचार कर सके। जो बड़े घटक दल है उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, मैन पावर है, जिसके माध्यम से वो कि चुनाव प्रचार आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा अलग विषय था। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं जो कि है आचार संहिता क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में प्रश्न होगा। बार बार आप सुन रहे होंगे कि आज चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता लग गई है। तो वो आचार संहिता होती क्या है इस पर हम बात करेंगे और इस आचार संहिता से होता क्या है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो आचार संहिता यानी कि एक कानून होता है, या यूं कहें नियमों का संग्रह होता है, जो कि चुनाव की तिथि जिस दिन निर्धारित की जाती है उस दिन से और लगभग जो रिजल्ट आता है चुनाव का, जिस दिन रिजल्ट घोषित होता है, जैसे इस बार 10 मार्च को रिजल्ट घोषित होगा, तो उस दिन तक
उस दिन तक जो नियम कानून है जिनके भीतर राजनीतिक दलों को, व्यक्तियों को और विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं उनको, सरकारों को रहना होता है, इसे ही हम आचार संहिता कहते हैं। इसको हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। उससे पहले एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2014 के जब चुनाव हुए थे तो उस समय मोदी जी ने, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी है इनकी सोशल मीडिया पे और काफ़ी इनको शौक भी है सोशल मीडिया पे रहने का। तो इन्होंने अपना जब वोट डाला और उसके बाद अपनी एक सेल्फी ली और उसे तुरंत अपने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर डाला, तो इसको क्या माना गया था? आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। क्यों माना गया था? क्योंकि आप साफ देख रहे होंगे फोटो में कि उसमें जो पार्टी का चिन्ह है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और उन पर 2 अलग अलग जगह पर क्या है, केस दर्ज उसके तहत हुए थे, FIR दर्ज उन पर हुई थी। तो ये बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि जब आचार संहिता होती है तो क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 से इलेक्शन से पूर्व मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। आचार संहिता का सीधा सीधा आप ये समझिए कि आचार संहिता लगने के पश्चात जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका के हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, किसी के भी है, वो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके भीतर आ जाते हैं और उसके भीतर रहकर ही उनके जो दायित्व सौंपे होते हैं उन दायित्वों का उनको निर्वहन करना होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र निकाय है और उसके पास बहुत अधिक शक्तियां एक स्वतंत्र निकाय होने के कारण इलेक्शन के दौरान होती है। अब हम इस पे आ जाते हैं आदर्श आचार संहिता पे कि आखिर आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो सीधी सी बात है, जो चुनाव आयोग है उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस वो जारी करता है, कुछ नियमों का समूह वो जारी करता है, उसको ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। अब इसके भीतर क्या क्या आता है, तो इसको 8 भागों में लगभग बांट सकते हैं हम कि जनरल कंडक्ट यानी कि सामान्य नियम, और उसके अतिरिक्त जो रैलियां होती है, मीटिंग्स होती है, उससे संबंधित नियम, उसके अतिरिक्त जो चुनाव का दिन होता है, जो चुनाव बूथ होता है, जो चुनाव के कर्मचारी होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके लिए नियम, जो पार्टी सत्ता पर है उसके लिए नियम, और इसके अलावा इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि आप जो एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं अपना चुनाव में आने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल एक मैनिफेस्टो जारी करता है, तो उस मैनिफेस्टो में आप क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते हैं, तो इनके अलग अलग नियम होते हैं। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे जनरल कंडक्ट्स है, इसके भीतर आप जाति या संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं या ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी जाति विशेष और संप्रदाय विशेष के वोट प्रभावित होते होंगे। इसके अलावा आप देखते होंगे कि चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर बहुत अधिक आक्षेप लगाते हैं। जैसे आपको सुनने को कई प्रकार के, अब मैं आपने खुद सुना है कि कई बार आक्षेप लगते हैं बीजेपी की सरकार पर 15 लाख के, या अन्य अन्य प्रकार के आक्षेप। जो कांग्रेस की सरकार है उस पर भी कई बार क्या आक्षेप लगते हैं कि आपने 50 सालों तक क्या किया। इस प्रकार के कई आक्षेप आप देखते हैं प्रत्येक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर लगाता रहता है। तो इसके तहत आप सरकारों की आलोचना होनी चाहिए, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे वो पिछली सरकार हो, क्योंकि आलोचना से ही लोकतंत्र जीवित रहता है। किंतु आप ऐसे निराधार आरोप नहीं लगा सकते जो कि जिनका कोई आधार ना हो। अगर आप इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं तो वो भी जो आचार संहिता है उसके उल्लंघन के भीतर आता है, यह आपको जान रही। इसके अलावा आप कुछ इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते जिससे कि वोटर्स को, जैसे वोटर्स की खरीद फरोख्त है, उनको विभिन्न माध्यमों के माध्यम से उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करना, या उनको चाहे वो
लोभ लालच कुछ भी हो इस प्रकार के, तो ये सब भी क्या है, आदर्श आचार संहिता के विरोधी माने जाते हैं या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। उसके बाद मीटिंग्स है। तो मीटिंग्स में सीधी सीधी सी बात है कि अब आप जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल को अगर मीटिंग्स करनी है तो उसके लिए उसे जो लोकल पुलिस रहती है उसे सूचना देनी होती है, चुनाव आयोग को सूचना देनी होती है और उनसे अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही वो इस प्रकार के जो मीटिंग्स हैं उनको आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेशंस यानी कि जो रैली वगैरह निकालते हैं, तो रैली के लिए भी जो आयोग है उससे इजाज़त मांगनी होती है और एक समय पर दो दलों को एक स्थान पर इस प्रकार की रैलियों की या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाती है। और इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने निश्चित समय के अतिरिक्त भी इस प्रकार के कार्यों से, जिससे कि जो शांतिपूर्ण चुनाव है वो बाधित हों, ऐसे कार्य करता है तो वो भी आचार संहिता का उल्लंघन माने जाते हैं। पोलिंग डे की बात करें तो पोलिंग डे पे जो वोटर्स होते हैं उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को पोलिंग बूथ पर आने की अनुमति नहीं होती है और अगर राजनीतिक दलों के कुछ प्रतिनिधि रहते हैं तो वो एक आध प्रतिनिधि रहते हैं ताकि वो देखें कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और उन्हें भी निर्वाचन आयोग के द्वारा वैध पास दिया जाता है जिसके माध्यम से वो वहाँ रुकते हैं। पोलिंग बूथ की बात करें तो उसमें इलेक्शन कमीशन के कुछ जो कर्मचारी होते हैं और जो सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था है और उसके अतिरिक्त केवल वोटर्स को ही वहाँ रहने की अनुमति होती है। ऑब्जर्वर्स जिनके पास वैध पास होता है वो लोग उस पर जा सकते हैं। पार्टी इन पावर की बात करें, इस पे भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है। इसके तहत जिस दिन से जो आचार संहिता लागू हुई है उस दिन से सरकारी वाहनों, सरकारी संपत्तियों या सरकारी व्यक्तियों का अपने निजी या अपनी पार्टी के हित में क्या है संसाधनों का प्रयोग पार्टी नहीं कर सकती और अगर इस प्रकार करती है तो उसकी कोई शिकायत करे तो उस पर क्या है कार्रवाई की जा सकती है। और लास्ट है इलेक्शन मैनिफेस्टो, यानी कि मैनिफेस्टो में भी आप इस प्रकार की बातों को नहीं रख सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं जातिगत हो, संप्रदाय विरोधी हो या लोगों की भावनाओं को भड़काती हो या शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में बाधक हो। तो ये आदर्श आचार संहिता मैंने आपको बताई। अब एक प्रश्न हमारे पास आता है कि क्या जो आदर्श आचार संहिता है क्या ये कानूनी रूप से बाध्य है, यानी कि कानून का इस पर फोर्स है या नहीं है। तो आपको बता दें कानून का फोर्स इस पर नहीं होता है और ये भी विवाद का विषय है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो खुद चुनाव आयोग ने माना है कि इस पर कानून का फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कानून का फोर्स इस पर हो तो इसका मतलब जो भी विवाद होंगे वो फिर सीधा सीधा कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई भर्ती है, कोई नियुक्ति है, अगर कोर्ट में चली जाती है तो उसमें सालों साल का समय लग जाता है और सालों सालों तक क्या है उसके निर्णय नहीं आते हैं और उससे वो कार्य रुक जाता है। तो अगर चुनाव में भी ऐसे ही किया जाए, चुनाव एक छोटी अवधि में इसको पूर्ण करना होता है, लगभग 40-45 दिन 50 दिन के भीतर चुनाव पूर्ण हो जाता है, तो अगर इसको भी कानून के भीतर रखा जाएगा आचार संहिता को, तो इससे क्या है एक चुनाव को पूर्ण होने में कई वर्षों का समय लग सकता है और बिना सरकारों के देश को चलाना संभव नहीं होगा। इसलिए चुनाव आयोग का भी मानना है कि इसे कानून के भीतर फोर्स में न लाया जाए। और इसके बाद एक दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो सजा किस रूप में दी जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस आचार संहिता के उल्लंघन के साथ जो आपके इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, प्रतिनिधित्व नियम अधिनियम 1951 के तहत, इसके अलावा ये जो 1860 और 1973 का कानून है उनके तहत जिस कानून का उल्लंघन व्यक्ति ने किया होगा उसके तहत उसे सजा दी जाती है। अलग से आचार संहिता के उल्लंघन की सजा उसे नहीं दी जाती। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कास्ट, रेस या संप्रदाय पर कुछ जातिगत या भाषा के आधार पर कुछ कहता है, आचार संहिता के उल्लंघन करता है, तो उसे जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट
1951 है, उसके तहत 3 वर्ष की सजा इसके लिए निर्धारित की गई है। तो उसे आचार संहिता के उल्लंघन पर 3 वर्ष की सजा इस समय दी जाएगी। वो भी कब? जब निर्वाचन आयोग समझेगा कि हाँ, व्यक्ति ने क्या है, इस प्रकार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो था, मुझे आशा और उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। काफ़ी दिनों के पश्चात आज वीडियो बनाया है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय मुझे लग रहा था। ऑनलाइन क्लासेस आजकल कम ही चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस का आप आनंद ले रहे हैं। तो अब जिस प्रकार अब लग रहा है कि पुनः से कोरोना के आने की संभावनाएं हैं, तो पुनः ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप तैयार रहें। और जिस प्रकार आप पिछले वीडियोस का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही इन नए वीडियोस का भी आनंद लेते रहें। इन्हें अपने मित्रों में शेयर करते रहें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिन भी माध्यम से आप कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग, जो वीडियो का प्रमुख लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके नॉलेज की जानकारी हो सके, तो उसको पूर्ण करने में आप मदद करें। आप लोगों ने मुझे सुना और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।